होवेनसांग की भारत यात्रा, फाहियान की भारत यात्रा, इनसिंग की भारत यात्रा के बारे में पढ़ सकते हैं। वो किताब यहाँ भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, और पढ़िए, तब समझिएगा कि हमारा इतिहास किस कोटि का था और उस कोटि के इतिहास के बावजूद आज हम कहाँ पहुँचे हैं, इसको भी समझना होगा। आप एक कहावत सुने होंगे, लीख लोढ़ा पड़ पत्थर। ये मैं वहीं लेके जा रहा हूँ जहाँ पर सम्राट अशोक महान ने इस संविधान को लिखा था, जो आज संविधान हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और बहुत कम सुनते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। वो कुछ सामंतवादियों ने, या यूँ कहें कि कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उस कहावत को बदल करके क्या किया, लीख लोढ़ा पड़ पत्थर, जबकि वो कहावत क्या था, लीख लोहा पड़ पत्थर। लीख लोहा पड़ पत्थर का मतलब क्या था साथियों, कि जो 84,000 शिलालेख सम्राट अशोक महान ने लिखवाए थे उनको पढ़ने की बात थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बदल करके, जो अपने को तेज तरार बोलते हैं, छल परपन से भरे होते हैं, वो लोग इसको लीख लोढ़ा पड़ पत्थर बना करके हमारे लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया और न जानने देने का काम किया है। लेकिन अब दोस्तों हम लोग जाग गए हैं, तो लीख लोढ़ा पड़ पत्थर को अब लीख लोहा पड़ पत्थर के हिसाब से बात करेंगे, और वही संविधान में वर्णित है, वो जो 84,000 शिलालेख हैं वो पूरे के पूरे उसी रूप में उतारा गया है। और ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की कलाकारी कहिए या उनके अंदर एक क्षमता कहिए, जो इस धरती के शायद 6वें महान पुरुष या विद्वान पुरुष हुए हैं जिन्होंने संविधान को रचना, भारत के संविधान की रचना करने का काम किया। और उन्होंने उसको विस्तृत रूप में, जो जैसे आप देखे होंगे लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ रहे होंगे आप, सर्वलोक हित से बढ़कर कोई कार्य नहीं, देख रहे होंगे। ये सर्वलोक हित का मतलब क्या, संविधान में वर्णित है कि भाई संविधान कहता है कि सबके लिए काम होना चाहिए, चाहे राजा हो, रंक हो, चाहे अमीर हो या फकीर हो, संविधान में वही वर्णित है। सम्राट अशोक महान ने अपने शिलालेखों में लिखवा चुके हैं। चलिए इससे आगे बढ़कर के थोड़ा बात करेंगे। एक बहुत ही सम्राट अशोक ने लिखवाया है अपने कि राजा पुत्रे च शत्रौ च यथा दोषम समधृत, मतलब चाहे राजा का पुत्र हो या दुश्मन का पुत्र हो या किसी का पुत्र हो या पुत्री हो, अगर गलती करता है, उसके अंदर दोष होता है, तो उस दोष के लिए समान दंड का प्रावधान उन्होंने किया था, जो कि आज हमारे संविधान में वर्णित है। लेकिन वहाँ भी कुछ लोगों का राज चलता है, वहाँ भी उन्हीं का साम्राज्य है। इसके वजह से देखते होंगे कि जब गरीब का बच्चा गलती करता है तो उसके लिए कुछ और दंड का प्रावधान आता है, और अगर अमीर का बच्चा है या उनके बच्चे गलती करते हैं तो उसके लिए देखते हैं हमेशा जो है अलग प्रावधान हो जाता है। आप चारा घोटाला को लेकर के देख सकते हैं कि एक ही केस में 2 तरह का निर्णय दिया गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। सम्राट अशोक के समय में दोस्तों जो धम्म नीति थी, धम्म नीति का मतलब क्या है, ला, संविधान, यही था जो आज भारत का संविधान है, वही धम्म नीति थी। और धम्म नीति पहले सम्राट अशोक के समय में 4 तरीके से चलता था। वो 4 तरीका क्या था, पहला था धर्म, दूसरा व्यवहार, तीसरा लोकाचार और चौथा था अनुशासन। और आज भी आप देख रहे हैं ये चारों ही हमारे संविधान में वर्णित है। लेकिन धर्म का मतलब क्या था, पहले धर्म का मतलब था कि हमारा अपने बच्चे के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, माँ के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, राजा का अपने प्रजा के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, जो अमीर है उनका गरीब के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, ये सब शिलालेखों में वर्णित है। लेकिन आज धर्म के बारे में क्या लोग जानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही धर्म है, देवी देवताओं का पूजा करिए, अगरबत्ती दिखाइए, यही धर्म मान के चले हैं। ये धर्म नहीं था और ये धर्म संविधान में भी नहीं है। लेकिन ये हम लोगों ने कुछ लोगों के बहकावे में आकर के और ये धर्म को परिभाषित कर रखे हैं। इससे हम लोग को सोचना पड़ेगा, इसके बारे में मंथन करने की ज़रूरत है।
जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें और कुछ नहीं मंथन हुआ था, इन्हीं विचारों का मंथन हुआ था। लेकिन उस मंथन को हम लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन जो समझना चाहिए उसको नहीं समझते हैं। इसको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। व्यवहार, ये भी शिलालेखों में सम्राट अशोक ने पूरी तरह से वर्णित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, बिंदुसार के बाद कलिंग ही ऐसा राज था या कलिंग का राजा था जो मौर्य वंश के अधीन नहीं था। बाकी पूरे अखंड भारत के राजा मौर्य वंश के अधीन थे। तब उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई किया, तो यह बात पता रही होगी उनकी। उनको ये भी पता था कि जब तक इनको हम अपने कब्जे में करेंगे नहीं, तब तक इनको धम्म नीति भी नहीं पढ़ाई जाएगी। भले वो गर्वित होने की बात, उनको मन विचलित होने की बात युद्ध के बाद होती है, लेकिन ये बात हमें ऐसा आभास होता है कि उनको पहले से भी पता रहा होगा कि लास्टली हम धम्म नीति पर ही काम करेंगे, क्योंकि उससे बड़ा कल्याण, क्योंकि जो जन्म से रहेगा वही आएगा बाद में। आप समझ लीजिए, हम लोग इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन जिनका बचपन से कुछ होता है वही हम लोग के साथ जुड़ते चले आते हैं। और नहीं तो कितनों समझा के थक जाइए, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज भी वो अगरबत्ती दिखाने में ही विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, उनका अपना मानना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन परिवर्तन होगा इसमें भी। थोड़ा सा और इसमें विस्तृत में जाएंगे कि आज के संविधान से, क्योंकि धम्म नीति की तुलना हो रही है, तो क्या क्या व्यवस्था सम्राट अशोक के समय में रही जो आज संविधान में है। तो हम चलते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं न्यायालय की तरफ, क्योंकि संविधान का मूल जो मकसद होता है वो न्याय होता है। और न्याय कहाँ से शुरू होता है? न्यायालय से। अब समझिए कि उस समय उन्होंने न्यायालय की व्यवस्था की थी, उसमें 6 न्यायाधीश होते थे। 6 न्यायाधीशों में 3 न्यायाधीश जो होते थे वो कानून के जानकार होते थे। तीन न्यायाधीश कानून के जानकार होते थे, और 3 जो होते थे वो महामात्य होते थे। और महामात्य भी ऐसे होते थे जो उच्च कोटि के व्यवहार, विचार, सदाचार और शीलवान होते थे। ऐसे होते थे। आज के न्यायालयों का क्या चरित्र है, न्यायाधीशों का क्या चरित्र है, आप देख रहे हैं। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं आज के समय में। तो ये चीज़ संविधान ने दिया, लेकिन उसको कुछ लोगों ने बर्बाद कर रखा है, उस पर भी हमें देखने की ज़रूरत है। उस समय भी दीवानी कानून का प्रावधान था, सम्राट अशोक के समय में भी, आज भी है। उस समय फौजदारी कानून था, आज भी है। दीवानी कानून विवाह, दहेज, उत्तराधिकारी, अतिक्रमण, ऋण, अमानत, दास, श्रम, बिक्री, हिंसा, अनाचार, जुआ और ऐसे अनेक क्षेत्रों में दीवानी कानून चलते थे। आज भी है, संविधान में वर्णित है, कुछ भी नहीं बदला। केवल बाबा भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के सदस्यों ने इसको नए ढंग से आज के परिवेश के अनुसार धम्म नीति को भारतीय संविधान में समाहित करने का काम किए हैं। उससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। स्थानीय न्यायालय हुआ करते थे, जो आज आप पंचायत में देखते हैं, चुनते हैं। पंचायत में पंच को चुना जाता है, सरपंच को चुना जाता है। इस तरह की व्यवस्था सम्राट अशोक के समय में थी। अब समझिए कितना विकसित और कितना हमारा महान था साम्राज्य मौर्य वंश का। उसके आगे बढ़िए, विवाह में हम लोग दहेज प्रथा से त्रसित हैं। लड़की वालों को ज़बरदस्ती लड़के वाले दहेज मांगते हैं। उस समय या आज के संविधान में भी ये प्रथा नहीं है, ये है। उस समय भी था कि खुशी से लड़की के शादी में लड़की के पिता जो भी प्रेम पूर्वक दहेज देना चाहें दे सकते थे, प्रेम से अपनी बच्ची के लिए। लेकिन आज संविधान में वर्णित होने के बावजूद भी हम लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं। इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। विवाहित स्त्रियों के लिए समान अधिकार थे, संपत्ति रखने का अधिकार, उनका भी उतना ही बोलने का अधिकार उस समय भी था, सम्राट अशोक के समय भी। आज भी संविधान ये अधिकार देता है। और विधवा विवाह, सबसे बड़ी बात देखिए, विधवा विवाह का अधिकार आज भी है संविधान में, संविधान में वर्णित है। उस समय भी सम्राट अशोक के समय भी ये था कि जो स्त्रियां कम उम्र में विधवा हो जाती है उनको विवाह करने का अधिकार था। सहकारिता का नियम, सबसे बड़ी बात देखिए, कितना सोच उनका इस पूरे मानव सभ्यता को लेकर के ही नहीं,
पूरे वातावरण इन्वायरमेंट को लेकर के भी इतना बड़ा था। उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया था सम्राट अशोक ने, जो आज कोऑपरेटिव सोसाइटी देखते हैं, सहकारिता विभाग बना रखा था। और उससे ऋण किसानों के लिए, जो आज केसीसी, मैं बैंक में हूँ, मैं केसीसी देने का काम करता हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड, उस समय वहाँ से किसानों को ऋण मिलते थे। बिजनेस करने वालों को जो आज आप देखते हैं मुद्रा लोन, सरकार के प्रधानमंत्री योजनाएं हैं, उस तरह का ऋण देने का काम सम्राट अशोक समय में होता था। पढ़ने की ज़रूरत है, जब पढ़ेंगे तो जरूर समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी जो आज संविधान में, सब वही है, कुछ भी बदला नहीं है, बस थोड़ा नए अनुसार, क्योंकि परिवर्तन तो निश्चित होना है हर चीज़ का, नए ढंग से नए शिक्षा के अनुसार परिवर्तन करना किए हैं हमारे संविधान विशेषज्ञों ने, तो उसी को अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया संविधान में। दंड संहिता का प्रावधान था, जो आज देखते हैं, इंडियन पिनल कोड, दंड संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर, ये सारे प्रावधान उन्होंने किए थे। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो आज आप डॉक्टरों की देखते हैं ना, झोला छाप डॉक्टर जैसे बोलते हैं, और वो गलत कर जाते हैं, उनके वजह से रोगी व्यक्ति डैमेज कर जाता है, मर जाता है, कोई अंग खराब हो जाता है। समझिए उस समय इतने कड़े नियम थे, सम्राट अशोक समय की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब रोगी को चिकित्सक देखता था और अगर चिकित्सा करने से उस चिकित्सक से उनका अंग खराब हो गया रोगी का, और अगर जवाब नहीं दिया अंग खराब होने से पहले, यह दंड का प्रावधान था। और यही वजह था कि उस समय चिकित्सा बहुत उच्चतम कोटि की थी। आप जितने भी विश्वविद्यालय सुनते हैं, पुराने समय के 23 विश्वविद्यालय सम्राट अशोक ने बनवाए थे। तक्षशिला से लेकर के नालंदा, विक्रमशिला, न जाने कितने विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा, इन सब उन्हीं का देन है। तो शिक्षा भी उच्च कोटि की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहावत है, थोड़ा इससे हट करके है, लेकिन वो कहानी मैं सुनाना चाहूँगा। ऐसे उच्च कोटि की शिक्षा थी कि जो दरबान था नालंदा विश्वविद्यालय का, जब कोई वहाँ स्टूडेंट पढ़ने जाता था, कोई भी छात्र पढ़ने जाता था, तो पहले वो इंटरव्यू लेता था और तब आपका प्रवेश नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर होता था। सोचिए, अगर उसके इंटरव्यू पर खड़े नहीं उतरे तो आपको वहीं से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। कितनी उच्च कोटि की थी हमारी शिक्षा व्यवस्था। व्यापारियों के लिए सुरक्षा प्रदान करने का काम वहाँ था, जैसा कि आज हमारे संविधान में है। मिलावट के लिए जो सबसे बड़ी आज देख रहे होंगे, न जाने मिलावट पर कितने ऐसे गाने बने कि मसालों में उसका लीद मिलाया गया, बहुत सारे, ईंट की मिलावट हो गई हल्दी में। तो मिलावट के लिए भी प्रावधान था कि अगर जो मिलावट करते हुए पकड़ा जाता है, यानी कि ये चीज़ें उस समय भी थी, और उसके लिए भी सम्राट अशोक ने दंड का प्रावधान किया था, जो आज है, लेकिन उस पर वही है, कुछ लोगों मिल करके लोगों ने उसको बर्बाद कर रखा है। तो इस तरह से हर क्षेत्र में, आप सैनिक के क्षेत्र में आ जाइए, घुड़सवार की व्यवस्था, युद्ध रथ की व्यवस्था, पैदल सैनिक की व्यवस्था, जो आर्मी है आज। मैं एयरफोर्स से भी हूँ, हालांकि उस समय एयरफोर्स की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन युद्ध के लिए उस समय पैदल सेना लड़ते थे युद्ध, तो पैदल सेना की व्यवस्था थी, घुड़सवार, हाथी सवार, सबकी व्यवस्था थी। खनन विभाग, सोचिए आज जो खनन विभाग में संविधान के तहत नियम लागू है, लेकिन उसका पालन नहीं होता। उस समय कठोरतम नियम का पालन करवाया जाता था, ताकि कोई इस पर अपना खुद का कब्जा नहीं कर सके। जो भी अधिकारी होते थे, मंत्री परिषद का निर्माण, ये सारे जो आज देख रहे हैं, हमारा विधानसभा, लोकसभा, ये सब जगह पर जैसा आज देख रहे हैं, वो पहले भी था सम्राट अशोक के समय में। और इसकी विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो ह्वेनसांग की भारत यात्रा, फाहियान की भारत यात्रा, इनसिंग की भारत यात्रा के बारे में पढ़ सकते हैं। वो किताब यहाँ भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, और पढ़िए, तब समझिएगा कि हमारा इतिहास किस कोटि का था, और उस कोटि के इतिहास के बावजूद आज हम कहाँ पहुँचे हैं, इसको भी समझना होगा। और आपसी मतभेद भूल करके, हम लोगों को हंसुए और खुरपी की लड़ाई को भूल करके हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में,
और सामाजिक क्षेत्र में, उसके बाद सांस्कृतिक क्षेत्र में, और सांस्कृतिक से फिर राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और सम्राट अशोक क्लब ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है जो इन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। सम्राट अशोक क्लब ने एक नई मुहिम छोड़ी है साथियों। सम्राट अशोक महान के नीतियों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। पाखंडवाद से मुक्त करके मृत्यु भोज पर मृत्यु भोज न करके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करवाते हैं और उनको बोलते हैं कि जो आप मृत्यु भोज में खाने पीने में खर्च करेंगे उसके जगह पर आप स्वास्थ्य शिविर लगवाइए, रक्तदान शिविर लगवाइए। और उससे बढ़ करके मैं बताऊं, अंगदान की ओर हम लोग बढ़ चले हैं। मैं अपना अंगदान आज से 3 साल पहले कर चुका हूं। आपको अंगदान मरने के बाद करना है। अगर आप मरते हैं, मैं मरता हूं दोस्तों, तो जलाने के बाद एक मुट्ठी राख में बदल जाएंगे। और एक मुट्ठी राख भी अगर मेरा बेटा बेटी बहुत खुश होता है और शायद हिंदू धर्म का पालन करने वाला होता है तो वो काशी में जाकर के संगम में उसको बहाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे काशी में बहाए या यहाँ के नदी नाले में डाल दे उस राख का। लेकिन अगर जीते जी आप अंगदान का रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो मरने के बाद आप 11 लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि 11 लोगों का जो जीवन दान होगा वो आपके विचारों का भी दान होगा। आपके विचार उस अंग के साथ साथ आपके विचार भी प्रत्यारोपित किए जाएंगे। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।